जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और साथ साथ ही आपका फिजिकल भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। ऐसी हमारी तरफ से पूरी आशा है साथियों। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है, जो कि 50 प्रश्न पूछे जाता है और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो 150 नंबर का हिंदी पेपर 2 पूछा जाता है। ठीक है। और साथियों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 63 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। रमेश, रामाधार, उल्लंघन, प्रत्युत्तर। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर है वो है रामाधार। ठीक है, अगर रामाधार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो राम धन आधार होगा। ठीक है, राम धन आधार बराबर होगा रामाधार। ठीक है, और यह साथियों दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगर रमेश की बात करें साथियों, तो रमेश जो है संधि विच्छेद करेंगे तो रमा धन ईश होगा। क्या होगा, रमा धन ईश। तो क्या हो जाएगा इसमें साथियों गुण संधि होगी। ठीक है, रमेश में गुण संधि हो जाएगी। और इसी तरीके से उल्लंघन की बात करें तो उल्लंघन साथियों उत धन होगा लंघन। जब उत धन लंघन बराबर हो जाएगा उल्लंघन, यह साथियों व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, और प्रत्युत्तर की बात करें साथियों तो प्रतिधन उत्तर होगा, प्रतिधन उत्तर। ठीक है, और प्रतिधन उत्तर बराबर हो गया प्रत्युत्तर। यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। मात्रा धन आज्ञा, मात्रधन आज्ञा, मात्रा धनज्ञा, मातृधन आज्ञा। क्या होगा साथियों मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद, तो साथियों मातृधन आज्ञा होगा। ठीक है, मातृधन आज्ञा होगा। और इसमें साथियों क्या है, यण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, यण स्वर संधि होगी। और यण स्वर संधि का जो साथियों पहचाने का जो परिभाषा है वो है, जहाँ पे छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और री का र बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों, ये आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। साथियों पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से हर वीडियो की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। भला बुरा, पसेरी, नवयुवक, बखूबी। तो द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है। तो साथियों द्विगु समास का जो उदाहरण होगा वो होगी पसेरी। ठीक है, अब द्विगु समास पहचानते कैसे हैं साथियों, जब यदि किसी समासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो एवं द्वितीय पद संज्ञा हो साथियों, तो उसे हम क्या कहेंगे, वहां पे है द्विगु समास होगा। जैसे और भी उदाहरण देख लीजिए, दोपहर, पंचतंत्र, नवरात्र। तो पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो यहाँ पे साथियों द्विगु समास होगा। ठीक है, पसेरी से 5 आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा साथियों। ये आपको डिटेल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करो। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि के आने पर ही परंतु कार्यक्रम शुरू हो गया। दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, तो आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, इस दिए हुए वाक्य को, तो क्या होगा, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ एक संयुक्त वाक्य है साथियों, और इसका सरल वाक्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू होगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मीरा विद्यालय जा रही है। ठीक है, और संयुक्त वाक्य क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों और तथा एवं या अतः से जुड़े हों तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाया और सो गया, तो और क्या है, आपका योजक है, योजक शब्द है, तो इसी से हम पहचान करेंगे ये संयुक्त वाक्य है कि सरल वाक्य है। बात करते हैं मिश्र वाक्य की, तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो जो आपस में की, क्योंकि, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां आदि से मिश्रित हो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह लड़का जो खाना खा रहा है वह मेरा भाई है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा साथियों। तो आपको इन योजकों को ध्यान देना है, क्योंकि, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां आदि मिले।
ठीक है, आशा करते हैं साथियों समझ में आया होगा आप सभी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वह दिन भर मेहनत करता था तब जाकर घर खरीद सका। तो बताइए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा साथियों? तो अभ्यास द्योतक होगा पक्ष। ठीक है, अभ्यास द्योतक पक्ष होगा। अब थोड़ा सा जानिए यहाँ पे, अभ्यास बोधक पक्ष, क्रिया व्यापार के बार बार होने की स्थितियों को अभ्यास बोधक पक्ष के अंतर्गत विश्लेषित किया जाता है। जैसे वह दिन भर मेहनत करता था तब जाकर घर खरीद सका, तो यहाँ पे अभ्यास बोधक पक्ष होगा साथियों। ठीक है, मेहनत किया, उसने अभ्यास किया तब जाके घर बना। हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होता है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, शुद्ध करके आपको लिखना है। हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारा देश में आयात निर्यात होता है, हमारा देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। तो साथियों क्या होगा आपका राइट आंसर? तो हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर? यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यह आपका गलत कथन है। ठीक है, बाकी आपके सही हैं। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित कराने, विचार विमर्श, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचनाओं के आदान प्रदान करने आदि हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन तथा संबोधन का विशेष महत्व होता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? तरणी आएगा, तरणी आएगा, तरुणी, तरणी। तो तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहेंगे रिक्त स्थान की जगह पे? तो साथियों तरणी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? तरणी होगा। देखिए उपयुक्त शब्द तरणी होगा जिसका अर्थ होता है नाव, अतः पूर्ण वाक्य होगा तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणी कहते हैं। हा रघुवर देव रघुराय के ही अपराध विसारे हुदाया, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है? संयोग रस है, वियोग रस है, करुणा रस है या फिर शांत रस है? तो कौन सा रस है साथियों? तो इसमें वियोग रस है। ठीक है, क्या है? वियोग रस है साथियों। जो ये पद्यांश है इसमें वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है साथियों? रति होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव होता है वो रति होता है। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं साथियों, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। राजा भोज ने श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी। किसने? राजा भोज ने, याद रखिएगा, राजा भोज ने श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी। अगला प्रश्न है साथियों, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद है मालिनी, बरवे, रोला या फिर इंद्रव्रजा। तो क्या है साथियों? तो वह है बरवे। 12-7 आपको बरवे मिलेगा। ठीक है, बरवे जो है मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों अर्थात प्रथम एवं तृतीय में 12-12 मात्राएं तथा सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में साथियों 15। ठीक है, मालिनी जो छंद होता है इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने? 15 वर्ण होते हैं तथा यह वर्णिक छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अब आपको अलंकार पहचानना है। यमक है, उपमा है, रूपक है या फिर अन्योक्ति है? साथियों लास्ट में आप लोग अपने उत्तर जरूर नोट करिएगा कि आप कितना प्रश्न कर पा रहे हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी आपको कितना और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। साथियों यह हिंदी झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ यूपी पुलिस वाले बच्चे भी और एसएससी जीडी वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, उनकी हिंदी में तैयारी कितनी हो पाई है। तो साथियों कौन सा अलंकार होगा बताइए? तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है,
साथियों इसमें जो बेनी शब्द है ना वो 2 बार आया है, जो बेनी शब्द है वो 2 बार आया है, जिसमें प्रथम बेनी का जो आशय है वो कवि बेनी है, यानी बेनी नामक रीतिकालीन कवि है। जो बेनी है वो रीतिकालीन कवि है। और जो द्वितीय बेनी का आशय है साथियों वो है चोटी। क्या है? चोटी है। द्वितीय बेनी का अर्थ चोटी है और पहले बेनी का अर्थ है कवि, ठीक है, जो कि रीतिकालीन कवि हैं। तो यहां पे साथियों क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये था आपका यहाँ पे डिटेल, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? जो बोले सो घी को जाए महाकृपण, टके का सब खेल है पैसा सब कुछ कराता है, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है स्वाभिमान, जी जाए घी न जाए दान देने वाला। तो क्या है? टके का सब खेल है पैसा सब कुछ करता है, ठीक है। तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बोले सो घी को जाए, जो सलाह दे वही उस काम को करे, जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, धन में सब कार्य सिद्धि करने की शक्ति है, जी जाए घी न जाए महाकंजूस होना, ठीक है। तो ये इनका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करना है। पट्टी पढ़ाना क्या उचित अर्थ बताइए? बुरी राय देना, याद करवाना, पढ़ाई करवाना, बहुत कुछ बताना। तो पट्टी पढ़ाना माने होता है बुरी राय देना, ठीक है। कहते नहीं पट्टी पढ़ा दिया, तो बुरी राय देना, ठीक है। तो देखिए बाकी प्रयोग देख लीजिए। तुमने मेरे बेटे को कैसी पट्टी पढ़ाई कि वह घर जाता ही नहीं। तो यहाँ पे पट्टी पढ़ाना का मतलब बुरी राय देना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर? अनौपचारिक पत्र का उदाहरण आपको बताना है। तो साथियों बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, यह एक अनौपचारिक पत्र है। देखिए थोड़ा सा आप डिटेल देख लीजिए। अनौपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसे निजी जीवन से जुड़े लोग जैसे परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों के लिए लिखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र या फिर शिकायती पत्र। तो साथियों अगर आप गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र साथियों शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप शिकायत ही तो कर रहे हैं, तो शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो री की मात्रा का उपयोग हुआ है, वो है साथियों वृष्टि, ठीक है। इसमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले अन्य शब्द हैं कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि। बाकी ये क्रिया, रिपु, वर्षा, इनमें क्या है? री की मात्रा का प्रयोग थोड़ी ना हुआ है, इसमें र का प्रयोग किया गया है। आधा र, तो कहीं पे रेफ वाला र, ठीक है, और आधा र की बात हुई है बाकी ऑप्शन में, जैसे रिपु, क्रिया, वर्षा। बाकी वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है और किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो क्या होगा साथियों? व्यावसायिक पत्र के संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो इन 3 में से क्या क्या सही हो सकता है? तो साथियों आपका ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है व्यावसायिक पत्र में, एक तो ये सही है। और दूसरा, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है, तो इसे हम व्यावसायिक पत्र कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन है। तो 2 और 3 आपका सही होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका? 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है, कुछ लोगों को बदला लेने से कलेजे लगता है कि। तो साथियों त्रुटि रह गई है किस हिस्से में, वही आपको बताना है। तो लगता है कि यह आपका इसमें त्रुटि है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम शुद्ध रूप की बात करें, इस वाक्य की हम शुद्ध रूप की बात करें तो होगा कुछ लोगों को लगता है कि,
कुछ लोगों को लगता है कि जो है ना बड़ी की मात्रा नहीं होता साथियों, छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो की बदला लेने से कलेजों को ठंडक पहुंचती है। तो यही आपको ध्यान देना है, बड़ी की मात्रा था या छोटी की मात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुंह तोड़ शब्द में समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय है या फिर द्विगु समास है? तो मुंह तोड़ शब्द में समास आपको बताना है। तो साथियों इसमें तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास होगा। अगर इसकी समास विग्रह की बात करें तो मुंह को तोड़ने वाला क्या होगा? मुंह को तोड़ने वाला यानी मुंह तोड़, इसमें तत्पुरुष समास होगा। और साथियों जिस समास का प्रथम पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, साथ ही साथ विभक्तियों का लोप होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है साथियों, तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे भरसक, भरसक क्या है? अगर हम अव्ययीभाव समास का उदाहरण की बात करें तो भरसक, इसमें भरसक में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कर्मधारय समास की अगर हम बात करें उदाहरण की तो क्या होगा? परमेश्वर की बात कर लो, परमेश्वर, परमेश्वर जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। और पंचवटी, पंचवटी द्विगु समास, क्योंकि पहला पद जो संख्यावाची होगा तो वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होगा, तो पंचवटी जो है द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे आपको साथियों जो हमने बताया वो सारी डिटेल यहाँ पे है, पीडीएफ में आप सभी को एकदम मिल जाएगा। साथियों अब इसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है ध्यानपूर्वक, उसके बाद गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य आकर्षक एवं लवणीमय रूप सृष्टि से अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव। सौंदर्य, साहित्यकारों ने इसके रूप में सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है, और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वपुयंत्र एकाएक अवरुद्ध हो जा सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके, जहां यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण आवश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व उतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप सभी गद्यांश को ध्यानपूर्वक समझे होंगे और साथ साथ पढ़े होंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा और पुनः आप लोग गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करिएगा, तब अपने से उत्तर देने का प्रयास करिएगा साथियों। क्योंकि आप लोग जब अपने से उत्तर देंगे ना गद्यांश को पढ़ के, तब आपकी समझिए आपकी जो है आप प्रेजेंट में अपने मस्तिष्क का प्रयोग सही ढंग से कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका मस्तिष्क सोच पा रहा है, तो इसलिए आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा और अपने से कोशिश करिएगा उत्तर देने का, और देखिएगा कि इन 4-5 प्रश्नों में आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और गलत हो रहा है। ठीक है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है, मन की शक्ति अपराजेय है, लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। साथियों क्या होगा आपका राइट आंसर? तो क्या होगा? मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है साथियों। ठीक है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है।
साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में, वैज्ञानिक में, तो किस में होता है साथियों? अभी आपने पढ़ा वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। ठीक है, आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। क्या हो सकता है साथियों आपका राइट आंसर? तो मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर? तो अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है सुंदर, स्वस्थ, अद्भुत या फिर नवीन। क्या है साथियों? निरामय शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, तो क्या होगा? तो स्वस्थ होगा। ठीक है, निरामय शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो स्वस्थ होगा साथियों। और अगला प्रश्न है, मुहावरे के सही युग्म का चयन करना है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हो जाएगी साथियों, और आपको अपने टोटल प्रश्नों का कमेंट कर देना है कि हमारे इतने प्रश्न सही हो पाए हैं। ठीक है, तो बताइए, आंख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना, आंख लगना, धोखा देना, आंख दिखाना, सुख होना, आंख बिछाना, गुस्से में आना। तो सही युग्म का चयन करना है साथियों। क्या होगा आपका सटीक आंसर? तो साथियों, आंख में चर्बी छाना माने घमंड से चूर होना। कहते हैं ना, आंख में चर्बी छा गई इसके, माने वो घमंड में चूर हो चुका है बंदा। तो ये आपका बिल्कुल सही युग्म है। तो आशा करते हैं साथियों आप लोग प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़े होंगे। और आग लगाना माने झगड़ा लगाना होता है, आंख दिखाना माने धमकी देना होता है, आंख बिछाना माने स्नेह या आदरपूर्वक स्वागत करना। ठीक है, जो अन्य मुहावरे के सही अर्थ थे वो ये थे। साथियों, कैसी लगी आप सभी को प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा जो इस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं। और साथियों, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लिएगा और आसानी से आप लोग रीड करिएगा। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।